नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरोत्तम मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं बीपीएससी टीआरई के लिए जो पीजीटी या टीजीटी जिनको देना है, बनना है उनको, उनके लिए महत्वपूर्ण है कि क्या-क्या पढ़ा जाना चाहिए ताकि जो है सिलेक्शन सुनिश्चित हो। तो जब तक के व्यक्ति अपने पाठ्यक्रम पर फोकस नहीं करता है, तब तक के उसकी तैयारी अधूरी ही मानी जाती है। तो आवश्यकता है कि आप पूरे पाठ्यक्रम को समझें और उस पाठ्यक्रम के अनुसार ही अपनी तैयारी करें, तो आपका सिलेक्शन जो है वो निश्चित हो सकता है। तो मैं आज खास करके टीजीटी और पीजीटी के लिए जो पाठ्यक्रम है, ठीक है ना, उस पाठ्यक्रम पर चर्चा करूंगा। क्या पाठ्यक्रम होगा टीजीटी और पीजीटी जो हिंदी के अध्यापक बनने वाले हैं उनके लिए, है ना। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई में आपको दोनों तरह के प्रश्न आते हैं। साहित्य से भी प्रश्न आते हैं और व्याकरण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साहित्य से कहाँ-कहाँ से प्रश्न आएंगे, साहित्य का प्रश्न क्या होगा और व्याकरण का प्रश्न क्या होगा, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, हमें क्या पढ़ लेना चाहिए ताकि 80 मार्क्स का जो एग्जाम होता है आपका अपने विषय से, उस 80 में से आप 75 प्लस कर सकें। तो चलिए, सबसे पहले साहित्य का सिलेबस क्या होता है, साहित्य में हमें क्या क्या पढ़ा जाना चाहिए मेरे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ लेना चाहिए हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी भाषा का क्या इतिहास रहा है, इसकी जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। फिर है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास किन किन लोगों ने लिखा, उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों के नाम क्या हैं, कब लिखे गए। तो इस चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक न एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। उसके बाद है हिंदी साहित्य इतिहास लेखक। उसके बाद हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन। हाँ, काल विभाजन निश्चित रूप से आपको आना चाहिए, क्योंकि काल विभाजन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आदि काल का फिर परिचय और नामकरण, आदि काल की प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार, ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके लिए। तो इसमें जो है आप इसे जरूर देखें। आगे देखिए, उसके बाद आदिकाल की प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार, भक्ति काल का परिचय एवं उसका विभाग। आप जानते हैं भक्ति काल जो दो भागों में विभक्त है, सगुण और निर्गुण, और दोनों की दो दो शाखाएं हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे निर्गुण भक्ति शाखा के दो, निर्गुण भक्ति शाखा जो है वह दो भागों में विभाजित है, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और एक प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के कौन कौन से कवि हुए, कौन कौन सी रचनाएं हैं, प्रेमाश्रयी शाखा के कौन कौन कवि हैं, उनकी क्या क्या रचनाएं हैं। उसी तरह से कृष्णमार्गी शाखा और रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि, उनका परिचय, उनके उनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथ, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। मैंने इसको अलग अलग कर भी दिया है। सूफी काव्य प्रेमाश्रयी शाखा का परिचय, उसके बाद प्रमुख सूफी काव्य एवं उसके रचनाकार, संत काव्य या ज्ञानाश्रयी शाखा का परिचय, प्रमुख संत काव्य एवं रचनाकार, उसके बाद राम काव्य या राम भक्ति शाखा का परिचय, राम काव्य एवं रचनाकार। साथ ही साथ आपको इसके बाद राम काव्य एवं रचनाकार, उसके बाद है कृष्ण काव्य, कृष्ण काव्य या कृष्ण भक्ति शाखा का परिचय, प्रमुख कृष्ण काव्य एवं उनके रचनाकार,
मैंने इसको डे बाय डे में भी बांटा है। अगर आप एक एक दिन करके एक एक टॉपिक पढ़ते हैं तो मुश्किल से मुश्किल 25 दिनों में अर्थात 1 महीना अगर कंटिन्यू आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, टॉपिक वाइज अगर आप पढ़ते जाते हैं तो 1 महीने में आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। उसके बाद है रीतिकाल का नामकरण एवं परिचय। रीतिकालीन काव्य एवं रचनाकार, आधुनिक काल का परिचय एवं उसके भाग। और आधुनिक काल के कई भाग हैं, जैसे भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, सातोत्तरी कविता, समकालीन कविता। तो ये सभी टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद इसमें हम देखें तो आधुनिक काल में ही हिंदी गद्य का विकास हो जाता है, तो इसलिए हिंदी गद्य का विकास एवं उसकी विधाओं के बारे में हम जानेंगे। प्रमुख निबंध एवं निबंधकार, प्रमुख नाटक एवं नाटककार, प्रमुख उपन्यास एवं उपन्यासकार, प्रमुख कहानियां और कहानीकार, मतलब कौन कौन से कहानियां लिखी गई, उसके कहानीकार कौन हुए, प्रमुख एकांकियां एवं एकांकीकार। उसके बाद है प्रमुख आत्मकथा एवं आत्मकथाकार, प्रमुख जीवनियां एवं जीवनीकार, प्रमुख आलोचक आलोचनाएं एवं उसके आलोचक, प्रमुख रिपोर्टाज एवं उसके लेखक। उसके बाद है काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र। यानी कुल मिलाकर के साहित्य में अगर आप 38 दिन भी देते हैं, है ना, आप डे बाय डे इसको पढ़ते जाएं, एक दिन में एक टॉपिक आप पूरा करें, इससे क्या होगा कि 38 दिन में साहित्य का जो सिलेबस है आपका लगभग कवर हो जाएगा। अगर 2-4 दिन एक्स्ट्रा भी लगता है तो कोई बात नहीं, मतलब अगर आप मान के चलें 45 दिन अर्थात 1.5 महीने का समय आपको साहित्य के सिलेबस कंप्लीट करने में लगेंगे। इसके अलावा ग्रामर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, व्याकरण से संबंधित प्रश्न हैं, तो उसमें कितना समय लगेगा और क्या क्या पढ़ा जाना चाहिए, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ग्रामर में, है ना, क्या क्या होना चाहिए, ग्रामर के लिए, व्याकरण के लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या पढ़ा जाना चाहिए, तो इसके लिए आप देखें सबसे पहला तो व्याकरण की परिभाषा एवं प्रमुख व्याकरण ग्रंथ। परिभाषा का मतलब एक परिभाषा आपको याद नहीं कर लेना है, बल्कि अलग अलग विद्वानों के जो द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं उन सभी परिभाषाओं के बारे में जानकारी, और जिन विद्वानों ने मतलब परिभाषाएं दी है उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। कौन कौन से व्याकरण ग्रंथ लिखे गए, उन व्याकरण ग्रंथों के नाम, क्योंकि पिछले टीआरई के एग्जाम में देखा गया है कि व्याकरण से संबंधित, व्याकरण ग्रंथों से संबंधित, उनके रचनाकारों से संबंधित जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद वर्ण परिचय। वर्ण परिचय में न सिर्फ स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, बल्कि उसके साथ साथ वर्ण के जितनी कोटियां हैं, जितने प्रकार हैं, सभी प्रकारों का के बारे में आपको विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। फिर है वर्तनी। वर्तनी से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, शब्द परिचय एवं प्रकार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, लिंग, वचन, कारक, निपात, काल, वाच्य, रस, छंद, अलंकार। उसके बाद पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सभी महत्वपूर्ण है। मतलब इन टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं और क्या है, छंद, अलंकार, पर्यायवाची शब्द। उसके बाद आप देखें तो आपका विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द, श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द। इसके अलावा आपका यहाँ हम बात करेंगे वाक्य, वाक्य, उपवाक्य और पदबंध। हाँ, इन सभी टॉपिक से प्रश्न आने वाले हैं। निश्चित रूप से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपने देखा उधर
38 दिनों का सिलेबस और इधर 34 दिनों का, यानी आप कुल मिलाकर के 72 दिन सही से कंटिन्यूअसली यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से बीपीएससी टीआरई 4 जो है वो आपका होगा, यानी उसमें आपका सिलेक्शन पक्का है। यदि आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो भी आपको बनना है, तो उसके लिए इतना सिलेबस काफी है। और इस सिलेबस को कंप्लीट करने में कितना लग रहा है? 72 दिन, यानी 18 दिन और एक्स्ट्रा मान के चलते हैं, यानी 3 महीने में आप अच्छे से इसके सिलेबस को कवर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है लगातार लगे रहने, क्योंकि आपने सुना भी होगा वरदराज का नाम, वरदराज जो कि कुएं के जगत को उन्होंने रस्सी से घिसा हुआ देखा और तब उसकी बुद्धि जागृत हुई कि एक कोमल रस्सी जो है पत्थर पर भी निशान बना सकती है। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है कि आप लगातार उस काम को करते रहें, कंटिन्यूअसली उसमें लगे रहें, तभी संभव है। ना कि 2-4 दिन पढ़ने के बाद फिर बीच में ब्रेक, तो ब्रेक 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 लेने से पूरा लाइफ में ही ब्रेक लग जाता है। इसलिए ब्रेक नहीं लेना है, आप कंटिन्यू जुड़े रहें हमारे साथ। यदि आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं हिंदी समग्र में, जहां कि आपको पूरे सिलेबस की तैयारी के साथ साथ आपको सेट प्रैक्टिस भी कराया जा रहा है। जी हाँ, बाकी विशेष जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो यहाँ नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पर आप संपर्क करके, और साथ ही साथ आपको पता हो कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए सभी विषयों के लिए सुयोग्य एवं अनुभवी शिक्षकों का टीम जो है वह आपका जाना माना शिक्षण संस्थान, जो कि जहानाबाद में एक खास पहचान बनाए हुए है, जो शिक्षक फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, दिव्य दृष्टि क्लासेस। जी, यह दिव्य दृष्टि क्लासेस में आप आ सकते हैं और यहाँ से आप अपनी संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। यहाँ सभी विषयों के सुयोग्य एवं अनुभवी शिक्षक उपलब्ध हैं। साथ ही साथ सेट प्रैक्टिस की भी व्यवस्था कराई गई है। कहीं से कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं, यानी कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं आपका सिलेक्शन पक्का। धन्यवाद।